मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए अच्छा, सब बैठेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी पीडीएफ ओपन करेंगे। कल जहां से हम लोगों ने कंप्लीट किया था वहीं से पढ़ेंगे। पेज नंबर बोलेंगे, कौन सा पढ़ रहे थे कल? 23। वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो पैराग्राफ कंप्लीट किया था उसके जस्ट बाद से स्टार्ट करेंगे। जिनको भी पढ़ना है वो हैंड रेज करें या स्टार्ट करेंगे पढ़ना? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां। फर्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, क्लिपपेट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है व्याख्यान नीति। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है, किंतु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके हैं।
दूसरा है प्रदर्शन नीति। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफी महत्व है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते हैं। तीसरा है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति। व्याख्यान एवं प्रदर्शन नीतियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अतः ये दोनों पृथक नीतियां मिलकर सम्मिलित रूप से व्याख्यान तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि को जन्म देती है। इस विधि में व्याख्यान नीति के दोषों को दूर करके प्रदर्शन नीति के गुणों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। यह सम्मिलित नीति समय और शक्ति दोनों ही ढंग से मितव्ययी है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की मदद से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। फिर सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करने के लिए कक्षा में छात्रों की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के मध्य वह छात्रों से प्रश्न पूछता रहता है। इसका प्रयोग छात्रों की आयु, क्षमता एवं वातावरण के अनुसार करना चाहिए। चौथा है निरीक्षित अध्ययन नीति। निरीक्षित अध्ययन नीति स्वयं में पूर्ण विधि नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर अन्य विधियों के साथ किया जाता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों को संबंधित साहित्य कक्षा में ही छपे रूप में अथवा साइक्लोस्टाइल्ड रूप में दिया जाता है। छात्रों को यह साहित्य बांटने से पूर्व साहित्य को पढ़ने के लिए और ध्यान देने के लिए प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करने हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। फिर साहित्य पठन के लिए निश्चित समय बताया जाता है। छात्र स्वयं पढ़कर अपनी समस्याओं एवं प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंचते हैं। पढ़ने के पश्चात छात्रों से यह साहित्य बंद रखने के लिए कहा जाता है और फिर शिक्षक प्रश्नों एवं समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पाठ को विकसित करता है। फिफ्थ है अन्वेषण नीति। इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है, जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। छात्र जैसे जैसे कार्य करता तथा प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे ही उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उनके मत अनुसार किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती, उसे स्वयं वांछित सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। साथ ही प्राय साहित्य के अध्ययन करना होता है। 6 प्रायोजना नीति। जॉन डीविक के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को जन्म दिया है। उनके अनुसार प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। स्टीवेंसन ने प्रायोजना को एक समस्या मूलक कार्य बताया जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार कार्य करता है। 7 है दत्त कार्य नीति। शिक्षण प्रणाली में स्थायी अधिगम व्यवहारों का निर्माण करने में योग देने वाली दत्त कार्य नीति महत्वपूर्ण है। इसका ध्येय छात्रों के अनुशीलन प्रदान करना है। लियोनार्ड डगलस के अनुसार दत्त कार्य छोटे, लंबे, कठिन, सरल, सामान्य, भिन्न आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पाठ, इकाई आदि से विद्यालय में पूरे वर्ष रहता है।
शिक्षण में सैद्धांतिक प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीनों ही पहलू दत्त कार्य विधि द्वारा छात्रों को स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे दत्त कार्य में विभाजित कर उन्हें छात्रों को निर्धारित समय में करने के लिए दिया जाता है। छात्र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में कार्य करते हैं। शिक्षक समय समय पर निरीक्षण करता रहता है और उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करता जाता है। छात्र अपने द्वारा पूरे किए गए दत्त कार्य का पूर्ण आलेख रखता है। एक है समस्या समाधान नीति। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रायोजनावाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी चाहिए तथा उनके अधिगम अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक की सहायता से छात्र समस्याओं का संश्लेषण अथवा विश्लेषण करते हैं और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि के निम्नांकित सोपान हैं। पहला है समस्या के चयन, दूसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तथ्यों का एकत्रीकरण, चौथा है परिकल्पना का निर्माण, पांचवा है समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, सिक्स्थ है मूल्यांकन और सेवंथ है कार्य का आलेखन। अभी हम लोग कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि प्रोजेक्ट मेथड जो है हमारा, इसमें क्या करना है? व्याख्यान देना है, लेक्चर देना है। सबको पता है जो व्याख्यान विधि है वो एंशिएंट टाइम में अच्छी थी, अप्रोप्रिएट थी या अभी? लेक्चर मेथड जो है, व्याख्यान विधि है, पहले के समय में या अभी? सब लोग मेरी बात समझ पाए? हमने क्या पूछा? हमने कहा जब कोई व्याख्यान दिया जाता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो पास्ट टाइम में अप्रोप्रिएट था या अभी? अभी मेरी बात समझ पाए कि नहीं? सब मुझे जी बोलिए, अभी इम्पोर्टेंट है या पहले इम्पोर्टेंट था? दीजिए, हम आपको प्रॉपर सुन नहीं पाए, इसलिए प्लीज टेल मी अगेन। अभी में कितने लोग सहमत हैं? कम से सब लोग एग्री करिए, यस और नो में कुछ तो बोलिए। यस और नो दोनों में नहीं बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे? फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा। यस और नो में बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे। हमने पूछा जो व्याख्यान विधि है, जो लेक्चर मेथड है, ये पहले एंशिएंट टाइम में इंपॉर्टेंस रखता था या मॉडर्न टाइम में इंपॉर्टेंस रखता है? अगर क्वेश्चन समझ ना आए हो तो फिर से बोले। मैं एंशिएंट टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। क्यों? बिकॉज उस समय जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो भी थे, हमारा वैदिक सभ्यता थी, तो वो ओरली ज्यादा होता था, और आज के समय में सब मॉडर्न होने लगे, कंप्यूटराइज। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सही है। जो लेक्चर मेथड था, पहले क्या परंपरा थी? गुरु और शिष्य की परंपरा थी। ठीक है, तो जब भी बच्चों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था तो पेरेंट्स पूरी तरीके से सरेंडर कर देते थे आश्रम में गुरुओं के समक्ष कि अब बच्चे को पूरा सही बनाकर, गढ़कर, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करके ही इन्हें भेजना है। तो वहां क्या था? वन वे मेथड था। वो जो उनको जो भी गुरुजी जो भी पढ़ाते थे गुरु शिष्य परंपरा में, वो जिसको जिस शिष्य के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए जो उचित होता था वैसा व्यवहार करते। तो ये वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा था। कुछ भी बोलना है तो वो बोलते थे और सामने वाले सुनते थे। और जो अभी का है ये मेथड कौन सा है? इस समय ये स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टडी चल रही है। इस समय स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है? स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टडी है। स्टूडेंट को कैसा ठीक लगेगा उनके अनुसार पढ़ाया जा रहा है।
तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक भी, कुछ अच्छी चीजें भी और कुछ खराब चीजें भी है। तो पहले के टाइम में व्याख्यान मेथड अच्छा था और इस टाइम पर स्टूडेंट ओरिएंटेड जो मेथड है टीचिंग का वो अच्छा है, क्योंकि वो इस समय टाइम चेंज हो गया। अब ऐसी परंपरा नहीं रही कि पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जा सके। जहां चल रहा है वहां अभी भी चलती है ये चीजें, लेकिन सब जगह ये नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आजादी के बाद जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को पूरी तरीके से हटा दिया गया, जिसके परिणाम ये हो गए कि जो टीचिंग का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर था, वो बेरोजगारी में और व्यापारीकरण में बदल गया। तो ये शिक्षा का स्तर कोई अच्छा नहीं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर बताए कि व्याख्यान मेथड क्या है, जो लेक्चर मेथड है वो क्या है, फिर उसी के बाद एक प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन है। तो प्रदर्शन और लेक्चर में क्या है, जब दोनों चीजें, अगर एक चीज है केवल लेक्चर देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, या किसी भी चीज को हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। अब सपोज करके एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हम लोग योग की क्लास पढ़ रहे हैं। योग की क्लास में सपोज प्रैक्टिकल क्लास है, कई बार आपने माइंड भी किया होगा, कुछ लोग प्रैक्टिकल की क्लास ऐसे लेते हैं कि प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट की और बस सूर्य नमस्कार है तो सूर्य नमस्कार का डेमो करके दिखा रहे हैं और सामने वाले को करना है। कुछ लोग कैसे करते हैं कि सूर्य नमस्कार के बारे में पूरा बता देंगे और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देंगे, डेमो नहीं देंगे। तो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की बात ले लें, पर्सनालिटी बोलेंगे, पर्सन नहीं बोलेंगे, बाबा रामदेव जी का। ठीक, आपने देखा होगा वो करवाते भी हैं और उसके बारे में प्रॉपर बताते भी हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे व्याख्यान विधि भी है और प्रदर्शन विधि भी है, दोनों एक साथ है। तो व्याख्यान और प्रदर्शन से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, व्याख्यान और प्रदर्शन जो मेथड है, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेथड है, वो जब दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं वो बेटर है। केवल एक चीज ना हो, अभी हम हैं, आपको केवल जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे एकदम बोरिंग लगे क्लास, अब उसको किस एस्पेक्ट से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं तो आप बात को कोरिलेट कर लेंगे और थोड़ा इजी गोइंग होता है समझने में। तो डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर दोनों जो जब मेथड एक साथ यूज करेंगे वो मेथड बेस्ट माना जाता है, बेटर माना जाता है। उसके बाद उसी में हम लोगों ने देखा नेक्स्ट था अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि क्या है, रिसर्च मेथड है। अन्वेषण मीन्स होता है खोज करना, किसी चीज को सर्च करना। तो यहाँ सर्च तो कुछ नहीं करना है, रिसर्च करना होता है। तो रिसर्च में क्या है अन्वेषण मेथड में, कि हम कुछ नए, कोई हमें टास्क दिया गया, उस टास्क को हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। यह सभी बच्चे अपने अलग अलग, मान लो किसी टास्क दिया गया कि बच्चों को कल रंगोली बनाना है स्कूल में, तो अब बच्चों से कहा गया सब अपना प्रिपेयर करके आएंगे, माइंडसेट करके आएंगे, कलर चूज करके, जो कलर से, जिस भी कलर से रंगोली बनानी है, कहाँ बनानी, कैसे बनानी, कितनी बड़ी बनानी है, सारी चीजें बच्चों को अपने माइंडसेट से तैयार करनी है और नेक्स्ट डे प्रेजेंट करना है। तो जो बच्चे बनाएंगे, मान लो 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे बनाएंगे, तो सब अपनी अपने सब क्रिएशन देंगे, उसमें सबकी क्रिएटिविटी सेल्फ की होगी। तो ये सब किसमें आता है, अन्वेषण विधि में, जब हमें केवल टास्क दिया जाए और प्लानिंग हमें सेल्फ से करनी होती है। तो ये सब अन्वेषण विधि का पार्ट होता है। फिर उसी में नीचे जो एक लास्ट है, सब ऐसे जो लिखा हुआ है जहां समस्या समाधान नीति। समस्या और समाधान नीति जब भी लिखा जाता है, ये किसका पार्ट है, प्रॉपर बेसिक हिस्सा है, ये फंडामेंटल पार्ट है रिसर्च का। ठीक है, समस्या और समाधान जब एक साथ जोड़ा जाता है, ये रिसर्च का बेसिक पार्ट है। रिसर्च के जितने भी टॉपिक होते हैं वो किस बेस्ड है, समस्या और समाधान, प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो नीचे की इस विधि में निम्नलिखित सोपान है, तो ये किसका अंदर का पार्ट है, मतलब उनके सब पार्ट हैं एक रिसर्च के, वो दिए समस्या का चयन, ये क्या हो गया, टॉपिक हो गया रिसर्च का। फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन देना है कि इस समय, अब इसको एक उदाहरण से समझा दें आपको। सपोज करके बच्चों में तनाव की समस्या है, ठीक है,
तो हमने टॉपिक लिया समस्या के चयन में कि भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा बच्चों के तनाव को कम किया जा सकता है। ये हमने क्या किया, समस्या का चयन किया है। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा बच्चों के तनाव को दूर किया जा सकता है। तो इसमें तनाव क्या है, समस्या है, और समाधान क्या है इसमें, जो हमने टॉप लाइन बोली है, इसमें वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, इसमें समाधान क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। वेरी गुड, भ्रामरी प्राणायाम समाधान है। तो ये क्या हो गया, समस्या और समाधान एक जगह पर आएंगे। फिर उसके बाद है समस्या का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल कंडीशन बताएंगे, सर्वे देंगे कि सभी जगह पर जो बच्चों का स्ट्रेस है उसका परसेंटेज क्या चल रहा है, रेशियो क्या चल रहा है। तो रेशियो क्या चल रहा है, 4 में से 1 बच्चा स्ट्रेस को फेस कर रहा है। ठीक है, ये ग्लोबलाइज रेशियो है पूरा, कि 4 में से 1 बच्चा स्ट्रेस सफर कर रहा है। तो ये प्रस्तुतिकरण देंगे। उसके बाद तथ्यों का एकत्रीकरण क्या है कि फैक्ट्स बताएंगे कि कहां कहां से कितने लोगों ने बच्चों के तनाव पर अब तक काम किया है अपने इंडिया में या बाहर। ठीक है, और तनाव पर काम करने पर उन्हें कितनी सफलता मिली है, ये रिव्यू लिटरेचर में आता है, तथ्यों का एकत्रीकरण में आता है। फिर है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना क्या, अच्छा कितने लोग जानते हैं कल्पना और परिकल्पना के बीच अंतर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पना एंड परिकल्पना। कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। दोनों के बीच क्या अंतर होता है, हिंदी में हम बोल रहे हैं कल्पना और परिकल्पना के बीच में क्या अंतर होता है। कल्पना और परिकल्पना के बीच एक मुख्य अंतर है कि कल्पना किसी भी चीज की जा सकती है, लेकिन जब परिकल्पना की जाती है तो उसमें वैज्ञानिकता शामिल होती है। ठीक है, कल्पना में अभी हम क्या सोच सकते हैं कि हम अंबानी बन जाए, ये कल्पना है, हम अंबानी बन जाए, ये कल्पना है। परिकल्पना में ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि अंबानी बनने के लिए अंबानी जैसे गुण चाहिए, वातावरण चाहिए। तो परिकल्पना किसकी की जाती है, जहां वैज्ञानिकता शामिल होती है, जहां प्रमाण होते हैं। हाइपोथेसिस में 3 चीजें शामिल होती है। कल भी हमने बताया था कि जब भी कोई चीज वैज्ञानिकता लिए हुए होती है तो उसमें 3 चीजें आती है, फैक्ट्स तथ्य, लॉजिक तर्क, एविडेंस प्रमाण। जहां साइंस होगी वहां ये 3 चीजें होती हैं, फैक्ट्स, लॉजिक, एविडेंस, तथ्य, तर्क और प्रमाण। ये 3 चीजें होती हैं जहां वैज्ञानिकता शामिल होती है, इंक्लूड होती है। तो ये क्या है कि कल्पना और परिकल्पना में अंतर है। तो जब भी कोई रिसर्च की जाएगी, कोई शोध किया जाएगा, किसी नए विषय को खोजने का प्रयास किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, तो हमें किसकी क्या करना होता है, कल्पना नहीं करनी होती, परिकल्पना करनी होती। तो ये परिकल्पना का निर्माण है। ठीक है, तो परिकल्पना हमने क्या की है कि बच्चों का स्ट्रेस भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो परिकल्पना है हमारी, बच्चों के स्ट्रेस को भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है। ये हमने वैज्ञानिक परिकल्पना बनाई है। फिर है नेक्स्ट, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना। इसके बाद हम बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम करवाकर चेक करेंगे 1 महीने या 3 महीने बाद कि उनकी या उनमें जो तनाव का स्तर था, स्ट्रेस का लेवल था, वो कितना डाउन हुआ है। इसको चेक करेंगे, निष्कर्ष, इसके माध्यम से हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर हम मूल्यांकन क्या करेंगे कि पहले बच्चों का स्ट्रेस कितना अधिक था और भ्रामरी प्राणायाम के बाद कितना कम हो गया है। ये मूल्यांकन स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, कई चीजें होती है, उनके माध्यम से ये मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसके बाद कार्य का आलेखन किया जाता है। एक निष्कर्ष निकालने के बाद कार्य का आलेखन किया जाता है कि भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा बच्चों के तनाव को कम किया जा सकता है, तो फर्दर भविष्य में बच्चों के डिप्रेशन को भी दूर किया जा सकता है, बच्चों की एंजाइटी को भी दूर किया जा सकता है। ये हम क्या करते हैं, आगे एक योजना बनाकर लोगों के लिए सुझाव छोड़ देते हैं। तो ये किसका हिस्सा था, समस्या समाधान नीति, ये रिसर्च का जो टीचिंग मेथड के अंदर आता है।
आगे पढ़ेंगे इसी में। हालांकि इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस वो टॉपिक में है तो किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। चलो पढ़ेंगे आगे प्रियंका जी। मैम ये नीति और विधि में कोई अंतर है क्या? नहीं, विधि, पहली बात विधि कभी आता नहीं है। विधि यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, उसके बाद जब भी रिसर्च कहीं लिखा होगा तो रिसर्च में मेथोडोलॉजी, तो उसमें विधि की जगह जब भी कहीं वैज्ञानिकता प्रमाणित की जाती है तो क्या यूज किया जाता है? टेक्निकल या टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, प्रविधि यूज किया जाता है। मेथड्स का अर्थ होता है विधियां, टेक्निक्स का अर्थ होता है प्रविधियां। ठीक है, मेथड्स मीन्स विधि या विधियां, टेक्निक्स मीन्स होता है तकनीकी। तो रिसर्च में टेक्निक यूज की जाती है और मेथोडोलॉजी होती है, लेकिन वो मेथोडोलॉजी किसके साथ होती है? टेक्निक्स के साथ। तो रिसर्च में ये जो नीति यहाँ पर लिखा था ऊपर देखिए, जो नीति है तो नीति तो शब्द चल जाएगा क्योंकि वो वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, पर विधि नहीं आएगा। ठीक है, रिसर्च मेथड्स जब बोलते हैं तो ध्यान रहे, रिसर्च मेथड का मीन्स हुआ रिसर्च की विधि, लेकिन विधि में शामिल क्या होता है? टेक्निक्स शामिल। ठीक है, मेथड्स में क्या शामिल होता है? टेक्निक्स शामिल होती है। क्योंकि अब एक चीज को समझ ले, जब विधि बात की जाती है तो मान लो हमने कहा खाना बनाने की विधि, भोजन बनाने की विधि, तो भोजन बनाने की विधि में कोई मापदंड नहीं होता, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, सब्जी बनाना एक अंदाजे से भी हमने सीख लिया, उसको बना देंगे। लेकिन जब रिसर्च की जाती है तो उसमें प्रॉपर मेजरमेंट होता है, मापदंड होते हैं उसके। तो इसलिए वहां पर रिसर्च मेथड्स के अंदर अपनाते क्या है? टेक्निक्स अपनाते हैं। ठीक, आप लोग इतने डीप में नहीं जाए, अभी जब कभी रिसर्च का कुछ पढ़ना हो तो फिर स्पेसिफिक क्लास हमारी ले लो। ठीक, अभी इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस एक सिंपल लेते हैं कि आप जो लोग मेथड समझे, बस रिसर्च के मेथड में टेक्निक्स का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। रिसर्च के मेथड्स में टेक्निक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि मेथड वर्ड से आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। रिसर्च क्या है? एक वैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो जहां वैज्ञानिकता जोड़ी जाती है, विज्ञान जोड़ा जाता है, वहां पर टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक, स्टैट्स क्या है? मेथड नहीं, टेक्निक है जो रिसर्च में अप्लाई की जाती है। ठीक है, जब भी कोई हम रिजल्ट निकालते हैं, ये किसका पार्ट है? स्टैट्स का पार्ट है। स्टैट्स का पार्ट क्या है? टेक्निकल पार्ट में काउंट होता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका मेथड्स में आता है, कुछ टेक्निक्स में आता है। तो बस अपने माइंड में एक चीज सेट करके रख लेंगे कि जहां रिसर्च होगी वहां टेक्निकल पॉइंट्स या साइंटिफिक व्यू इंक्लूड किए जाएंगे, वैज्ञानिकता को शामिल किया जाएगा, तभी रिसर्च हो सकता है। ठीक है, आप किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप नोट कर लेना, फिर कल पूछ लो। जी मैम, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि अभी देखो ये अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण में 9 विधियां बता दी है। अभी हम जब पढ़ रहे हैं कि योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां, उसमें प्रोजेक्ट विधि जो पहले भी आया हुआ है उसमें विधियों में, वो प्रोजेक्ट विधि का पैराग्राफ है, परिच्छेद है, और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों का वर्णन शुरू हो गया। तो प्रोजेक्ट, ये मतलब एक प्रोजेक्ट विधि हो गई, फिर शिक्षण विधि में और कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो जो रिसर्च है हमारी, ये भी शिक्षण विधि का हायर एजुकेशन का पार्ट है। जो नीचे दिया हुआ है देखिए, एक पूरे ध्यान से फिर समझेंगे, जहां से लिखा है समस्या समाधान नीति, 8 नंबर पे आइए। ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, ये हमने 8 नंबर डिस्कस किया, इसको अंडरलाइन करिए, लिखिए रिसर्च यहां पर। ठीक है, जो नीचे इसके सोपान दिए हुए हैं, ये किसके हैं? रिसर्च के सोपान, रिसर्च के टॉपिक्स के अंदर जो मैटर इंक्लूड होता है वो दिया हुआ है।
या रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, 7 रिसर्च के स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक, क्लास के बाद एक बार गूगल सर्च कर लो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यही आएगा अपने को। ठीक है, तो रिसर्च देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस क्लास में किसका कोर्स पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन। ठीक, इस बात को फिर माइंड करके रखेंगे, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, 2 चीजें आती है, एक बीएड वाला, बीएड और एमएड का हिस्सा आता है। ठीक, एक आता है यूजीसी नेट जेआरएफ पार्ट। ठीक, तो जो ये रिसर्च का जो जहां सोपान की विधि में निम्नांकित सोपान है, ये प्रॉपर रिसर्च मेथड जो हमारे कॉलेज का हिस्सा है, या ये बोल दे जो डॉक्टरेट करते हैं वो ये इसको पढ़ेंगे, रिसर्च के जो सोपान लिखे हैं, 7 स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो मेथड्स ऊपर जो पढ़ रहे थे वो सब बीएड और एमएड में यूज होते हैं। ठीक, तो हायर एजुकेशन में वो मेथड्स जो वो भी दिए हुए हैं, और अदर शिक्षा में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है उसे भी उन्होंने समझा दिया। अब किसी का अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत दूर कर लिए। मैम देखो, अभी प्रयोजना नीति में भी वो वही बात कर रहे हैं और समस्या समाधान नीति में भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, एक और अन्वेषण नीति को भी हम अन्वेषण निधि में, अन्वेषण जो नीति है वहां पर सिंपल एक स्टेप दिया है। सिंपल क्या दिया है, हमने एक एग्जाम्पल दिया था अभी आपको अन्वेषण नीति का, कि बच्चों को एक टास्क दिया गया कि कल रंगोली बनाना है स्कूल में आकर। ठीक है, टास्क दे दिया गया और उनसे कहा गया कि अब टास्क दिया गया है ना, उन्हें ये बताया गया है कि कौन से कलर यूज करने हैं, कितनी बड़ी रंगोली बनानी, कुछ नहीं बताया, बस कहा गया कल रंगोली बनानी है। अब आज जो भी स्टूडेंट है उन्होंने घर में सबने माइंड मेकअप किया, प्रिपेयर किया, माइंडसेट किया कि हमें कल रंगोली में कौन से कलर यूज करने हैं, कौन सी डिजाइन बनानी है, कैसे फिल करना है, कितना खाली रखना है प्लेस, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा। ये हो गई अन्वेषण विधि। तो आप माइंड अभी कर सकते हैं क्या कि कल 30 के 30 बच्चे 30 स्टूडेंट कल कैसी रंगोली बनाएंगे, बता सकते हैं? आज नहीं बता सकते। कल वो बच्चों की रंगोली बनेगी तभी आप समझ सकते हैं कि किस बच्चे का माइंड कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये अन्वेषण विधि हो गई कि एक टास्क दिया हमने और टास्क को वो अपना माइंड सेट करके कल प्रेजेंट किया, ये अन्वेषण विधि हो गई। रिसर्च में क्या हो रहा है, रिसर्च में यहाँ प्रॉपर एक साइंटिफिक व्यू लाना है, पूरा पूरा रिसर्च के पूरे अपने स्टेप्स होते हैं। रिसर्च में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी तरफ से कर लेंगे। रिसर्च का अपना एक स्टाइल है, टोटल स्टेप्स है। दुनिया की कोई रिसर्च की जाए, यहाँ से लेके अमेरिका में, यूएस के किसी पार्ट में की जाए, यूके में की जाए, किसी भी तरह का रिसर्च स्टेप्स केवल 7 होते हैं। जी मैम, रिसर्च मेथोडोलॉजी के वही स्टेप्स है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, यूनिवर्सल है वो जो है, वो उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जैसे अभी प्रोजेक्ट विधि यहाँ शुरू की है, फिर प्रोजेक्ट विधि के बाद हमारी नीतियां कुछ अलग ही चल रही है। अब जबकि प्रोजेक्ट विधि हमने पहले विधियों में भी पढ़ लिया था। ये क्या है, हमने आपसे बोला था जो सिलेबस है ना, इसको आज भी बात हुई है, हमने कई बार रिमाइंड करा है कि इस सिलेबस को अभी मॉडिफिकेशन की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कई चीजें बार बार आ रही हैं, तो वो चीजों से आप प्रभावित ना हो। ठीक है, इसके लिए हम बात कर चुके हैं कि इसको जितनी जल्दी हो इसको मॉडिफाई कराया जाए, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हीं चीजों का बार बार रिवीजन हो रहा है। और कहाँ होता है, जैसे स्टार्टिंग में हो तो हम उसे हटा दें, बीच में आकर होता है। ठीक है, तो बीच में क्या होता है कि अब आप पूरा पढ़ रहे हैं, फिर लगता है उसको यहाँ से कट करो, यहाँ से ऐड करो, तो फिर लगता है कंटिन्यू कर दो। तो इसमें आप कुछ कर, इसमें केवल जो अभी आज हम लोग ने पढ़ा है, इसमें केवल आपका नोट करने वाला पॉइंट है समस्या समाधान। ठीक है, बाकी सब आपका पहले से पढ़ा हुआ है, कि इसीलिए हमने इसी पार्ट को डिफाइन किया है, बाकी किसी को नहीं। केवल हमने एक वो बताया कि एंशिएंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन का के बीच में डिफरेंस बताया, और इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। इसके बीच हमने कोई पॉइंट्स डिस्कस ही नहीं किए, क्योंकि वो रिवीजन में चल रहे थे। ठीक है, अब किसी का अभी कोई
समस्या हो तो अब बताए, तो हम उसमें समस्या भी एक मैम हमने पढ़ा था जिससे हमारी चर्चा नहीं हुई, वो थी दत्त कार्यनीति। दत्त का मीन्स होता है कुशल कार्यनीति, स्किलफुल वाले। ठीक है, तो दत्त का मीन्स कि जब भी हम क्लास में कोई कार्य दें तो जिस बच्चे का जिसमें स्किल अच्छी है उसको वो कार्य दिया जाए। ठीक है, मान लो हम अभी क्लास में एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं या एक टास्क दिया, हमने कल स्पीच डिलीवर करनी है सबको, तो हमने जिस बच्चे का मॉरल साइंस अच्छा है उसको वो टॉपिक दिया, जिसका हिंदी में पोयम का पार्ट अच्छा है उसको वो टॉपिक दिया, जिसका मैथ्स में स्किल अच्छी है उसको वो दिया। ये होता है दत्त विधि। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हमें टॉपिक डिसाइड करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करना। क्लियर? दत्त विधि बोलते हैं ना, ये बहुत दत्त है, अपनी चीज में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए पढ़ेंगे प्रियंका जी आगे। अभी और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल आपका पूर्णाहुति है। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस करते हैं, जितना रह जाएगा फिर कल बात करते हैं इस पे। चलिए बढ़ेंगे प्रियंका जी, 9 नंबर से स्टार्ट। 9 नंबर वार्तालाप नीति। ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। इस नीति में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह नीति शिक्षण एवं छात्र में अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है। मैम वो छात्र में के बाद अंत के क्या लिखा है, वो मिस प्रिंट है थोड़ा सा। इसमें पढ़ेंगे उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ये नीति शिक्षण एवं छात्र में अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है। अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है। इस विधि की सफलता के लिए अंतर प्रक्रिया आ रहा मेरे में भी है, इसे अंतर प्रक्रिया ठीक है। ठीक है, अंतर प्रक्रिया के अवसर बढ़ाती है। अंतर प्रक्रिया के अवसर बढ़ाती है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वार्तालाप नीति में सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, किंतु शिक्षक एक निरीक्षक तथा निर्देशक के रूप में काम करता रहता है। 10th है समीक्षा नीति। ये कौन से, ये विधि जो नॉर्मली यूज करते हैं वार्तालाप में। वार्तालाप में क्या होता है कि अगर ग्रुप डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन होता है तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकल आते हैं, यदि हेल्दी डिस्कशन है। इस समय जैसे होता है डिबेट वैसे नहीं। ठीक, इस समय सबसे अच्छी डिबेट किसकी चल रही है, बाहर सब जगह देखी जा रही है। सबसे बढ़िया डिबेट किसकी चल रही है पूरे इंडिया की कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए? सुधीर त्रिवेदी जी की ना, पूरे उसमें जा रहे हैं। सुधांशु एक सुधांशु त्रिवेदी जी है और एक सुधीर करके आ रहे हैं अलग से, जो श्रीमद् भगवत गीता और इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक वो है और एक सुधांशु, ये तो वो है जो प्रॉपर उसमें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी है। ठीक है, तो इन दो लोगों का इतना बढ़िया आ रहा है। और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं जो ज्ञानानंद जी आ रहे हैं। ठीक, 3 लोगों की डिबेट चल रही है, ये इतनी बढ़िया चल रही है कि इस समय एक तो बदला हुआ भारत, ठीक है, 24 के चुनाव आने वाले हैं, तो उसको प्रेजेंट करने का। फिर चौथे नंबर पे चल रहा है डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक, ये सब इस समय सब प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कल्चर को कि क्या है और किस तरीके से। हम लोग अभी से साइंस से नहीं जुड़े हैं, हम लोगों के यहाँ तो साइंस और मैथ्स वेदों का पार्ट है। ठीक, डिबेट इन पे चल रहा है। तो ये क्या है, वार्तालाप विधि से हमें नई जानकारी प्राप्त होती है और कई बार जो ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं हैं जिनके समाधान हमें नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो ग्रुप में जब डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, तो समस्याओं के समाधान आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये अच्छा है सभी के लिए। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे प्रियंका। समीक्षा नीति। रिव्यू को हिंदी में पुनरावलोकन या समीक्षा भी कहा जाता है। इसका मतलब फिर से अपने विचार करने, तथ्यों को स्मरण करने, उनकी समीक्षा करने तथा महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने से है। रिव्यू के माध्यम से शिक्षक अपने पाठ को तैयार कर पुनः प्रमुख बिंदुओं पर विचार करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि कौन सा प्रकरण छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, किंतु पाठ पढ़ा दिए गए हैं और कितने शेष रह गए हैं। रिव्यू शिक्षक को यह भी बताता है कि उसके शिक्षण में क्या क्या दोष है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। 11th है अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति। ट्यूटोरियल या अनुवर्ग एक ऐसी शिक्षण नीति है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। इस शिक्षण नीति में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं और छोटे छोटे समूहों में शिक्षक पहुंचकर उस समूह की समस्याओं तथा मुश्किलों की खोज करता है और छात्रों को उनके सही हल तक पहुंचाने में मदद करता है। ट्यूटोरियल में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ पढ़ाई संबंधी जटिलताओं पर भी आवश्यक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको गहन शिक्षण का माध्यम भी कहा जाता है। ट्यूटोरियल के द्वारा ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों से उच्च स्तरों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह छोटे बच्चों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। 12th ऐतिहासिक खोज नीति। ये रुकेंगे, इसमें ऊपर है 10 नंबर में समीक्षा नीति। समीक्षा क्या है? जो भी काम हो चुका है या जिस पर डिस्कशन किया गया है किसी ग्रुप में, उसको लास्ट में उसका एक कंक्लूजन निकालना, ठीक है, कि क्या परिणाम निकल कर आया है। तो ये हो गई समीक्षा। फिर ट्यूटोरियल नीति में क्या है? इस यहाँ पर ये जो ट्यूटोरियल वाली जो नीति है या मेथड की बात की जा रही है, इसमें ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार ग्रुप में बात को नहीं समझ पाते, ठीक है। इसीलिए छोटे बच्चों को ट्यूशन की सलाह दी जाती है और बड़े लोगों को कोचिंग की। कोचिंग का मतलब जब ग्रुप में पढ़ रहे होते तो बड़े बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं और छोटे बच्चे जो जिनकी ग्रेस्पिंग पावर कम है, तो उन्हें यदि अकेले में सिंगल कोई टीचर उन्हें पढ़ाता है, पेरेंट्स हो, टीचर, कोई भी व्यक्ति सिंगल उन्हें गाइड करता है, तो उन्हें समझ जल्दी आता है, ठीक। इसी में एक और है कि प्रौढ़ लोगों की शिक्षा, जो बड़े लोग हैं वो भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उन्हें ग्रुप की जगह यदि सिंगल सिखाया जाता है, कोई भी चीज वो सीखना चाह रहे हो तो सिंगल वो जल्दी सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं, ये दो लोग एक ही श्रेणी में काउंट कर दिए जाते हैं। बस अंतर क्या है? बच्चों का ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है और जो बड़े लोग हैं इनका ग्रेस्पिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। दोनों के बीच अंतर वही है, लेकिन दोनों की आवश्यकता है लगभग सेम दिखती है। चलिए आगे पढ़ेंगे इसी में। 12th ऐतिहासिक खोज नीति। ऐतिहासिक खोज में छात्रों को किसी भी घटना के अनुसंधान को लेकर उसके प्रारंभिक विकास के स्तर से गुजारा जाता है। इस नीति में छात्रों को प्रथम खोजकर्ता से अंतिम खोजकर्ता या वैज्ञानिक तक के संबंध में आविष्कारक की स्थिति में रखा जाता है। इसमें छात्रों को इस प्रकार से रखा जाता है जिससे कि वे भली भांति देख सकें कि किस प्रकार से विभिन्न खोजकर्ताओं के विश्वास कैसे समय खोजों तथा आविष्कार तथ्यों के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। किस प्रकार से एक सिद्धांत के पश्चात दूसरा सिद्धांत निकलता है या परिवर्तित होता है। इस प्रणाली में छात्र विभिन्न तथ्यों और अनुमान के अंतर का मूल्यांकन भी करते हैं। श्री गर्ग ये रुकेंगे। देखो ये जो आया ऐतिहासिक खोज नीति, ये किसका पार्ट हो जाएगा? रिसर्च, ठीक है। ऐतिहासिक खोज नीति ये रिसर्च का पार्ट है। जितने भी हमारे अभी यहाँ पे ज्ञान व्यापी का बनारस में एक मैटर आया था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो पुरानी चीजों को खोज कर निकाल रहे हैं। तो ये सब किसमें है? ऐतिहासिक रिसर्च में जाते हैं कि पुरानी चीजें हैं, अब उनको दोबारा से देखा गया है या उनको रिनोवेट कराया जा रहा है,
ठीक कराए जा रहे हैं, तो ये सब ऐतिहासिक खोज में आते हैं। और जब भी खोज की बात होगी तो वो किसका पार्ट होगा? रिसर्च का। 3 तरह की रिसर्च होती है। एक पास्ट में ऐतिहासिक, जितना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ऐतिहासिक खोज हो गया, हिस्ट्री से संबंधित, पास्ट की में कनेक्ट होगा। प्रेजेंट में क्या होता है, जितना भी सर्वे रिसर्च है, सर्वे डेटा है, सब प्रेजेंट में आएगा। फिर फ्यूचर में क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं वो सब फ्यूचर की रिसर्च में, ठीक है, क्योंकि लैब में कोई भी रिसर्च काफी दिन करने के बाद उसके परिणाम होते हैं। तो लैब की सारी रिसर्च किस में काउंट होती है? फ्यूचर की रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। प्रेजेंट की सर्वे रिसर्च आती है और पास्ट की रिसर्च सब हिस्टोरिकल रिसर्च में काउंट। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाकी कल पढ़ेंगे। किसी को कहीं लग रहा हो? हाँ पूछिए। मैम आपका नंबर मैम चाहिए था, कोई अर्जेंट कोई काम पड़े योगा से रिलेटेड, तो कुछ जानकारी ले सकते हैं। हमने कल भी बोला था, जिनको भी बच्चों पर किसी भी तरह का काम करना हो, किसी भी एज के बच्चे जो टीन एज तक में आ रहे हैं, वो बच्चों पर काम करना हो तो वो हमसे संडे को, या फिर डेली में तो हम निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन संडे को तो निश्चित, और डेली में हो तो 4 बजे से लेके 4:30 के बीच बात कर ले। टाइम नंबर नोट कर लीजिए, 8299 रुक दे 8 बोल बताओ 8299 36 8299 36 36 21 21 63 63 8299 2136। लास्ट में क्या नोट किया? 63 मैम, लास्ट में 63। 829936 दो नंबर है, ये जो हमने पहले वाला बोला उसी को रखेंगे। 8299362163, एक यही रिपीट होता है मेरा नंबर, तो ये जो अभी हमने लास्ट फिर रिपीट किया इसी को रखें। तो जिसको भी कभी कुछ, बस ध्यान रहे, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या स्कूल में जो टीचर्स हैं, या कोई ग्रुप में कभी बच्चों का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है, तो बच्चों से रिलेटेड कुछ भी आपको नीड हो तो वो आप हमसे जरूर बात करें, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में जो बच्चों पर काम कर। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन? हमने बोला था क्वेश्चन नहीं, तो ठीक है, आप लोग सभी लोग कल लास्ट क्लास है हम लोगों की, किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी इसी पीडीएफ से रिलेटेड तो उसे नोट कर लेंगे, क्योंकि केवल 2-3 पेजेस हैं इसमें पढ़ने के लिए, तो वो पूछ लीजिए। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, close your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। शुभ प्रणाम मैम। प्रणाम मैम।